प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग नई समीक्षा की चर्चा करेंगे। नई समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत। नई समीक्षा के जनक टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स माने जाते हैं, पर इस अवधारणा को प्रचलित करने का श्रेय जॉन क्रो रैनसम को दिया जाता है। सन 1941 में प्रकाशित उनकी पुस्तक का शीर्षक था द न्यू क्रिटिसिज्म। आधुनिक काल में इंग्लैंड और अमेरिका में साहित्य आलोचना से संबंधित यह सबसे प्रभावशाली आंदोलन था। 1920 में प्रकाशित इलियट की द सेक्रेड वुड से अगर हम इसकी शुरुआत माने तो 1960 के दशक के लगभग अंत तक इसका प्रबल प्रभाव बना रहा और अभी भी इसकी प्रासंगिकता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। नई समीक्षा के पूर्व साहित्य के आलोचकों और अध्यापकों के बीच यह प्रवृत्ति प्रचलित थी कि कविता का विश्लेषण और मूल्यांकन या तो कवि के जीवन से जोड़कर किया जाता था या सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में या फिर ऐतिहासिक संदर्भ में। नई समीक्षा ने इस प्रवृत्ति का विरोध किया और आलोचना के केंद्र में रचना को लाया। उसने बल देकर यह कहा कि आलोचना का केंद्रीय सरोकार रचना होनी चाहिए, न कि रचनाकार का जीवन और न ही सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति और न ही ऐतिहासिक संदर्भ। नए समीक्षकों की यह मान्यता थी कि कविता एक भाषिक संरचना है, इसलिए आलोचना का प्रमुख कार्य कृति की संरचना के विभिन्न घटकों के जटिल अंतः संबंधों और बहुआयामी अर्थों की छानबीन होनी चाहिए। नई समीक्षा के उद्भव को आधुनिक विज्ञान और पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विज्ञान के विकास ने धर्म और ईश्वर के महत्व को बहुत कम कर दिया। कार्ल मार्क्स ने लिखा कि धर्म एक अफीम है। उनका आशय यह था कि धर्म एक तरह से मनुष्य के कष्ट को, उसकी तकलीफ को कम करता है, एक तरह से उसे नशे की हालत में रखता है और साथ ही उसके शोषण को भी संभव बनाता है। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक नीत्शे ने कहा कि ईश्वर मर चुका है, हमने उसे मार डाला है। इस तरह से ईश्वर और धर्म दोनों की भूमिका और दोनों का ही महत्व विज्ञान के विकास के कारण आधुनिक काल में बहुत कम हो गया। दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था ने वस्तुकरण और उपयोगितावाद की संस्कृति को जन्म दिया। दुनिया की हर चीज़ जैसे क्रय विक्रय का माल बन गया। मानवीय संबंध भी पैसे कौड़ी के हृदय शून्य व्यवहार में बदल गए। ऐसी हर चीज़ की उपेक्षा होने लगी जिसका कोई तात्कालिक उपयोग ना हो। स्वभावतः इस उपेक्षा की शिकार कला भी हुई, क्योंकि कला का तुरंत कोई तात्कालिक उपयोग नहीं था। विज्ञान के युग में विज्ञान का और उससे संबंधित तर्क संगति का ऐसा बोलबाला हुआ कि धर्म, कला और दर्शन जैसी चीज़ें या विषय उपेक्षित होने लगे। इस उपयोगितावाद की प्रतिध्वनि साहित्य के क्षेत्र में भी सुनाई पड़ी। उपन्यासकार थॉमस लव पीकॉक ने आधुनिक युग में कविता की स्थिति का मजाक उड़ाते हुए एक पुस्तिका लिखी, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। उन्होंने लिखा, हमारे युग में कवि सभ्य समुदाय में अर्ध बर्बर है, वह अतीत में जीता है। पीकॉक के इस आरोप के बाद स्वयं पीकॉक के ही मित्र प्रसिद्ध रोमांटिक कवि शेली ने द डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखकर इसका जवाब दिया। यह विवाद आप देखेंगे किसी न किसी रूप में आधुनिक आलोचना के सरोकार से जुड़ जाता है। शेली ने जवाब दिया, बात वहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यह चुनौती आधुनिक आलोचकों के सामने यूरोप में लगातार बनी रही कि साइंस ने, विज्ञान ने जो चुनौती पेश की है, साहित्य उसका जवाब कैसे दे। विज्ञान के युग में, इस आधुनिक युग में साहित्य की भूमिका क्या होगी, उसका महत्व क्या है। इन प्रश्नों के इर्द गिर्द जैसे यूरोप की आलोचना आपको, और विशेष रूप से अंग्रेजी आलोचना, आर्नल्ड से लेकर इलियट, एफर्लिबिस और दूसरे आलोचकों के यहाँ भी यह एक सरोकार के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण
पुराना सामुदायिक जीवन और उनसे जुड़े मानवीय मूल्य नष्ट हो गए। इसके स्थान पर जिस नई संस्कृति का जन्म हुआ उसमें अभिजात वर्ग को सुरुचि और सौम्यता की कमी साफ दिखाई पड़ी। व्यावसायिक युग की गलाकाट प्रतियोगिता और अंध राष्ट्रवाद के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें जान और माल की भारी तबाही हुई। मनुष्य की बर्बरता के सामने पशुओं और शैतानों की निर्दयता भी बहुत छोटी जान पड़ी। पूरे यूरोप में निषेधवादी और निराशावादी मानसिकता का सर्वग्रासी प्रभाव फैला। साहित्य से लेकर विभिन्न कलाओं से लेकर आलोचना तक इसकी छाया, इसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसी निराशा फैली यूरोप में कि इसके ठीक पूर्व का 18वीं शताब्दी के दौर का जो ज्ञानोदय की जो परंपरा थी, 18वीं सदी में पढ़े लिखे लोगों ने, दार्शनिकों ने, विचारकों ने जो यह सोचा था और इस पर विश्वास किया था कि विज्ञान और विज्ञान से जुड़ी तार्किकता, तर्क बुद्धि हमें सुनहरे भविष्य के निर्माण की ओर ले जाएगी। विज्ञान के विकास के द्वारा, तर्क बुद्धि के विकास के द्वारा, ज्ञान के विकास के द्वारा उन्होंने यह सपना देखा था कि हम एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। न सिर्फ भौतिक कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी, गरीबी और भूखमरी खत्म हो जाएगी, बल्कि मनुष्य के मन के अंदर का जो अंधेरा पक्ष है, जो डार्क पक्ष है, उसे भी इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। लेकिन वो सारे विचार प्रथम विश्व युद्ध के बाद निरर्थक मालूम पड़ रहा था। विचारकों को ऐसा लग रहा था कि मनुष्य की सभ्यता, विशेष रूप से यूरोपीय सभ्यता, एक ऐसे अंधेरी सुरंग में फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। विकास और प्रगति का सारा विश्वास अब संदेह के घेरे में था। लोगों को यह महसूस हुआ कि हम जिस प्रगति की राह पर चल रहे हैं, सभ्यता जिस रास्ते पर चल रही है, वह रास्ता बहुत ठीक नहीं है। हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अब सवाल यह था कि तब फिर किया जाए। जो साहित्य से जुड़े हुए लोग थे, साहित्यकारों और आलोचकों को यह लगा कि साहित्य इसका विकल्प दे सकता है, साहित्य रास्ता सुझा सकता है। जाहिर है इस भयावह स्थिति की प्रतिक्रिया कई रूपों में साहित्य में दिखाई पड़ती है। बहुत से लोगों को इस विनाशकारी वर्तमान के सामने अतीत का जीवन अधिक बेहतर मालूम हुआ। इसे आप टी.एस. इलियट के कथन में देख सकते हैं। उन्होंने यह घोषणा की कि वे राजनीति में राजभक्त हैं, साहित्य में अभिजात्यवादी और धर्म में एंग्लो कैथोलिक। कुछ इसी तरह की बात आपको जॉन क्रो रैनसम के विचारों में दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा, वह एक ऐसे कार्यक्रम के अभिलाषी हैं जो व्यवहार में अभिजात हो, धर्म में आनुष्ठानिक हो और कला में परंपरावादी हो। आशय यह कि ये विचारक एक तरह से मध्य युग में की ओर लौट रहे थे, अतीत की तरफ लौटना चाह रहे थे। आधुनिक सभ्यता और संस्कृति इन्हें जिस रूप में दिखाई पड़ी, जो बर्बरता, जो निरंकुशता और विश्व युद्ध के समय जो उनको बर्बादी दिखाई पड़ी, उनसे उन्हें ऐसा लगा कि इससे बेहतर तो अतीत का जीवन था। एक तरह से प्राचीन युग की ओर लौटना, ऐसे सामुदायिक समाज की ओर लौटना जिसमें एक तरह की आवयविक एकता देखने को मिलती थी। विश्व युद्ध के पहले ही मैथ्यू आर्नल्ड की यह मान्यता थी कि आधुनिक युग में धर्म का स्थान साहित्य लेगा। उन्हें यह उम्मीद थी कि आधुनिक समाज में धार्मिक नैतिकता के स्थान पर साहित्य में अभिव्यक्त नैतिकता का प्रचलन होगा।
साहित्य को नैतिकता से जोड़ने की दृष्टि किसी न किसी रूप में इलियट, रिचर्ड्स और एफ.आर. लिविस में भी दिखाई पड़ती है। इलियट ने आरंभ में तो नहीं, लेकिन अपने बाद के लेखकीय जीवन में आलोचना रचना का संबंध उन्होंने आध्यात्मिक नैतिकता से जोड़ने की कोशिश की, धर्म से संबंधित नैतिकता से जोड़ने की कोशिश की। रिचर्ड्स ने भी साहित्य को नैतिकता का स्टोर हाउस कहा और एफ.आर. लिविस ने तो अपनी आलोचना का एक प्रमुख तत्व नैतिकता को बना लिया। उनके यहाँ नैतिकता या नैतिक मूल्य एक महत्वपूर्ण वैचारिक कोटि है, जिस कसौटी पर चढ़कर ही कोई कविता या कोई रचना महान हो सकती है। जाहिर है यह जो नैतिकता के प्रति आग्रह है, इसे भी विश्व युद्ध से जोड़कर देखने की जरूरत है। साथ ही साथ विज्ञान की चुनौती से भी जोड़कर देखने की जरूरत है। विज्ञान नैतिकता का पाठ उस रूप में नहीं पढ़ाता। अब जो पहले जो काम धर्म किया करता था, आलोचकों को लगा कि वह काम साहित्य कर सकता है। यही अलग अलग रूपों में इलियट और एफ.आर. लिविस में दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो भयानक निराशा फैली और साथ ही साथ आधुनिक काल में उद्योगीकरण और नगरीकरण के कारण जो पहले का जो सामुदायिक समाज था वह टूटा, वह विखंडित हुआ। अब उसमें जो अंतर्विरोध और विरोधाभास थे, जो विकृतियां फैली, जो अपसंस्कृति फैली पूंजीवाद के विकास के कारण, उनका हल नए समीक्षकों ने एक दूसरे रूप में ढूंढने की कोशिश की। जीवन में पाए जाने वाले अंतर्विरोधों, विरोधाभासों और विकृतियों का हल भी नई समीक्षा के आलोचकों ने रचना की आवियविक एकता और उसके सौंदर्य में ढूंढ निकाला। रोमांटिक युग के आलोचक कॉलरिज की यह मान्यता थी कि श्रेष्ठ कविता में आवियविक एकता पाई जाती है। उन्होंने विधायक कल्पना की संश्लेषणात्मक और जादुई शक्ति का निदर्शन करते हुए लिखा, यह शक्ति विरोधी या विसंवादी तत्वों के संतुलन या सामंजस्य में व्यक्त होती है, जैसे साम्य का वैषम्य के साथ, सामान्य का विशेष के साथ, प्रत्यय का बिंब के साथ, व्यक्तिक का प्रातिनिधिक के साथ, नवीनता और ताजगी की चेतना का पुराने परिचित पदार्थों के साथ, भावावेश का सामान्य से अधिक संयम के साथ, चिर जागृत विवेक और मनस्विता का उत्कट उमंग और गहन भावानुभूति के साथ। कॉलरिज की आवियविक एकता और विरुद्धों के सामंजस्य की इस धारणा का प्रभाव किसी न किसी रूप में नई समीक्षा के सभी आलोचकों पर दिखाई पड़ता है। आशय यह कि जीवन में जो चीज सुलभ नहीं था, सामंजस्य, आवियविक एकता, सामुदायिक जीवन में जो आवियविक समाज था, आधुनिक काल के पूर्व मनुष्य के जीवन की जो जीने की शैली थी वह सामुदायिक थी। सामुदायिक मूल्यों के आधार पर और धार्मिक मूल्यों के आधार पर समाज चलता था। उद्योगी और नगरीकरण के कारण वह सामुदायिक जीवन टूटा, उसकी आवियविक एकता टूट गई। तो जीवन में तो आवियविक एकता टूट गई, लेकिन उस आवियविक एकता को जैसे नए समीक्षकों ने साहित्य के क्षेत्र में पाने की कोशिश की, इसलिए सभी नए समीक्षकों ने रचना की या कविता की आवियविक एकता और विरुद्धों के सामंजस्य की धारणा पर किसी न किसी रूप में जोर डाला है और उनका इस पर बल लगातार बना रहा। अब हम नई समीक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। नई समीक्षा वस्तुनिष्ठ आलोचना की बात करती है। यह कविता को एक स्वायत्त और स्वतः पूर्ण भाषिक संरचना मानती है। इसलिए कविता का मूल्यांकन
कविता के रूप में होनी चाहिए, किसी अन्य वस्तु के रूप में नहीं। इसी कारण से नई समीक्षा के विरोधी इसे आलोचनात्मक रूपवाद भी कहते हैं। मतलब यह कि नए समीक्षकों के अनुसार वस्तुनिष्ठ आलोचना का मतलब है पोयम ऑन द पेज, पृष्ठ पर अंकित कविता या पृष्ठ पर अंकित शब्द। तो जो पृष्ठ पर अंकित रचना है, जो कविता है, नए समीक्षकों के अनुसार आलोचक को अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए और उसी की भाषा के विश्लेषण के द्वारा, उसके बिंबों, प्रतीकों, प्रयुक्त अलंकारों आदि के विश्लेषण के द्वारा, जिस तरह की पंक्तियों का प्रयोग है, इन सब के विश्लेषण के द्वारा और उनके अंतः संबंधों के विश्लेषण के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कवि के जीवन से जोड़कर नहीं, समाज और राजनीति से जोड़कर नहीं, इतिहास से भी जोड़कर नहीं, बल्कि पृष्ठ पर जो अंकित कविता है उसकी भाषा के विश्लेषण के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस मामले में नई समीक्षा अपने पूर्व के समीक्षा संबंधी सभी आंदोलनों से अलग दिखाई पड़ता है। अपने पूर्व प्रचलित आलोचना की पद्धतियों से इस मामले में यह अलग दिखाई पड़ता है। नई समीक्षा के सिद्धांत मूलतः भाषा पर आधारित हैं। इस सिद्धांत से जुड़े आलोचकों की यह मान्यता है कि साहित्य की भाषा विशिष्ट किस्म की होती है। यह विज्ञान और दर्शन की तर्कमूलक भाषा से अलग होती है। यह भाषा शब्दों, अलंकारों, बिंबों और प्रतीकों के आपसी अंतः संबंधों से निर्मित होती है। नई समीक्षा ने कविता की आवयविक एकता पर बहुत बल दिया। उनकी यह मान्यता थी कि किसी कविता की भाषागत सूक्ष्मता और घनत्व को सायास अलग कर सामान्य कथन निकालने की जो प्रवृत्ति आलोचना में पाई जाती है वह बहुत अनुचित है। अमेरिकी आलोचक क्लिंट ब्रुक्स ने इसे हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज की संज्ञा दी। नए समीक्षकों ने इस बात का विरोध किया कि आलोचना में जो पहले से प्रचलित पद्धति थी, जो रवैया था, वह यह था, विशेष रूप से कविता के संदर्भ में, दूसरी विधाओं के संदर्भ में भी, कि कविता की भाषा और उसके रूप पर ध्यान देने के बजाय, उसकी भाषा का विश्लेषण करने के बजाय, कविता का जो कथ्य है, मूल कथ्य, मुख्य कथ्य, कविता की अंतर्वस्तु, कविता जो कहने की कोशिश, कविता में जो कहने की कोशिश की गई है, उसे ही वो आलोचक छान कर निकाल लेते थे और कहते थे कि कविता का कथ्य यह है, कविता में यह बात कही गई है। कविता को सिर्फ उसके कथ्य तक सीमित कर देना, पूरी की पूरी आलोचना को कविता से कथ्य को छान कर निकाल लेना, यह रवैया नए समीक्षकों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके लिए कविता मुख्य रूप से एक भाषिक संरचना थी। भाषा को दरकिनार करके, भाषा की विशिष्टता को दरकिनार करके, सिर्फ उसके कथ्य को निकालकर पाठकों के सामने रख देना, इस प्रकार की आलोचना नए समीक्षकों को गलत जान पड़ी, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह जो कथ्य निकाला जाता है उसमें कविता के रूप, उसकी भाषिक संरचना, उसकी विशिष्ट बुनावट, इन सब की उपेक्षा होती है। यह एक तरह से कविता के प्रति एक तरह का अपराध है। इसलिए आलोचना ऐसी होनी चाहिए जो कविता की जो विशिष्ट भाषिक संरचना है और उसके अंदर बिंबों, प्रतीकों, अलंकारों, इन सब के बीच जो आपसी अंतः संबंध है, उसके बीच जो तनाव है, उसके बीच
जो प्ले है, उन सब को समझकर तब कविता का विश्लेषण किया जाना चाहिए। सिर्फ कथ्य निकालना एक तरह से कविता के प्रति अन्याय है। इसीलिए नई समीक्षा से जुड़े आलोचकों ने कविता के गहन पाठ, क्लोज रीडिंग की परंपरा कायम की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आलोचक को कविता के भीतर प्रयुक्त शब्दों, बलाघातों, पंक्तियों, बिंबों, प्रतीकों आदि के बीच उपलब्ध विविध संबंधों का विश्लेषण और व्याख्या करनी चाहिए और अपने सूक्ष्म विश्लेषण के द्वारा कविता में अंतर्निहित अनेकार्थता को उद्घाटित करना चाहिए। अगर आप गौर करेंगे नए समीक्षकों पर, तो नए समीक्षक इस मान्यता में विश्वास रखते हैं, विशेष रूप से कविता के संदर्भ में, कि कविता, विशेष रूप से श्रेष्ठ कविता, एकार्थी नहीं होती, बल्कि वो अनेकार्थी होती है। उसके कई अर्थ हो सकते हैं और यह अनेकार्थी होना कविता का वो महत्वपूर्ण गुण मानते थे, क्योंकि जो साधारण बोलचाल की भाषा होती है, जो विज्ञान की भाषा होती है, उसमें तो सीधे सपाट ढंग से बात की जाती है। यह कविता की भाषा है, यह उसकी विशेषता है कि वह अपनी भाषा में कुछ इस तरह से बात करता है कि उसमें सिर्फ एक नहीं, कई अर्थों की संभावना छुपी हुई रहती है। भाषा के बीच तनाव, एम्बिग्युइटी और भाषा के अवयवों के बीच एक तरह का संघर्ष, टकराहट और फिर उनसे कई तरह के अर्थों के निकलने की संभावना, इस बात को नई समीक्षा से जुड़े आलोचकों ने अलग अलग ढंग से कहने की कोशिश की। अगर विलियम एम्सन एम्बिग्युइटी की बात करते हैं तो एलन टेट तनाव की बात करते हैं और जॉन क्रो रैनसम स्ट्रक्चर और टेक्सचर की बात करते हैं, संरचना और बुनावट की बात करते हैं और उनके टकराव और संघर्ष से कई अर्थों के निकलने की संभावना खोजते हैं। उनके यहाँ कविता का अनेकार्थी होना महत्वपूर्ण है। यह श्रेष्ठ कविता का एक तरह से लक्षण है। श्रेष्ठ कविता में सीधे सरल ढंग से कोई अर्थ अभिव्यक्त नहीं होता। साहित्यिक विधाओं के अंतर को नई समीक्षा ने महत्व नहीं दिया। नए समीक्षकों के लिए किसी कृति के आवश्यक घटक शब्द, बिंब और प्रतीक होते हैं, न कि चरित्र, विचार और कथानक। इसलिए विधा कोई भी हो, ये भाषिक तत्व ही मानव जीवन से जुड़े किसी सार्थक थीम के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर आपसी अंतःक्रिया के द्वारा एक श्रेष्ठ रचना का निर्माण संभव बनाते हैं। यह एक विशेष दृष्टि नए समीक्षकों के यहाँ दिखाई पड़ती है। नए समीक्षकों ने विश्लेषण और मूल्यांकन की जिस पद्धति को अपनाया, उसमें साहित्यिक विधाओं के अलग अलग प्रकृति को, उसके स्वभाव को विशेष महत्व में मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो या कविता हो। जिस तरह से पहले उपन्यासों की आलोचना में, नाटकों के संदर्भ में चरित्र और कथानक को विशेष महत्व दिया जाता था, जो परंपरा अरस्तु के यहाँ से चलती हुई दिखाई पड़ती है, नए समीक्षकों ने एक तरह से उसे नज़रअंदाज किया। उनके लिए जितनी भी विधाएं हैं वो असल में एक भाषिक संरचना है और उसमें भाषिक तत्वों के जो इंटरप्ले हैं, जो अंतःक्रिया है, उसके माध्यम से विशेष अर्थ निर्मित होता है। तो इसलिए वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो या कविता हो, किसी थीम के इर्द गिर्द भाषा के अवयव, विभिन्न अवयव इकट्ठे होकर आपसी अंतःक्रिया के द्वारा एक श्रेष्ठ रचना का निर्माण संभव बनाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।